नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिनेमा की दुनिया में। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आप तक समेट कर लेकर आते हैं सिनेमा की दुनिया की सभी छोटी बड़ी अपडेट्स। तो आज भी बात होगी सिनेमा की दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स की, साथ ही बात होगी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की भी। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तो सिनेमा की दुनिया में इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में बटोर रही हैं सुर्खियां, आइए देखते हैं। साउथ सुपरस्टार सूर्या एक लंबे समय के बाद हिंदी ऑडियंस के सामने बड़े पर्दे पर हाजिर हुए हैं। उनकी फिल्म कंगुआ थिएटर्स में धमाल मचा रही है। अलग है क्या? फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार है। मार्शल आर्ट और जबरदस्त एक्शन इस फिल्म को शानदार बनाते हैं। फिल्म में बॉबी देओल का खूंखार अंदाज जितना दमदार है, उतनी ही उनकी एक्टिंग लाजवाब है। बॉबी अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को बांधे रहते हैं। मौत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसके खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प है। सूर्या की कंगुआ एक्शन और इमोशनल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आपको जबरदस्त कहानी के साथ एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। ये फिल्म शुरुआत में जितनी शानदार लगती है, इंटरवल के बाद उतनी ही दमदार लगती है। खड़क से कटा मेरा साल धरती में गिर जाए, मेरा माथा मेरे घुटने तेरे सामने नहीं झुकेगा। फिल्म के ट्विस्ट, किरदार और कहानी दिमाग के साथ साथ दिल में भी खास जगह बनाते हैं। फिल्म में सूर्या के डबल रोल और बेहतरीन अभिनय को फैंस की सराहना मिल रही है। फिल्म में वीरता, बलिदान और बदले जैसे इमोशनल तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। पर्दे पर इन भावनाओं को उतारने के लिए मेकर्स ने जिन विजुअल्स का इस्तेमाल किया है, वो चौंकाने के लिए काफी होते हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और कमाल के विजुअल्स दिखाते हुए इस फिल्म को शूट किया गया है। कब कौन किसका एनकाउंटर करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई नहीं जानता। निर्देशक साबिर शेख के निर्देशन में बनी फिल्म अ रियल एनकाउंटर गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये फिल्म एक मुठभेड़ से प्रेरित है। फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामा शामिल है। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। ये फिल्म एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के सामने आने वाली परिस्थितियों को दर्शाती है। फिल्म में एक सामाजिक संदेश भी है। माता पिता को अपने बच्चों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और वो रोज किससे मिलते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। उनके लिए ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बच्चे तथाकथित दोस्तों द्वारा गुमराह ना हो जाएं। फिल्म एक लड़की मुस्कान की कहानी है, जो अज्ञानतावश कुछ लोगों के बहकावे में आकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाती है। फिल्म में शहबाज खान ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाई है। हास्य अभिनेता मुश्ताक खान ने मुस्कान के पिता का भावुक किरदार निभाया है। मीडिया इसे फेक इनकाउंटर साबित कर चुका है। सर, इसमें हमारी क्या गलती? जबकि अनिल नागरथ एक राजनीतिज्ञ की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो राजनीति के गहरे पहलुओं को उजागर करता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। फिल्म में रजा मुराद भी हैं। किसी पुलिस वाले की गोली किसी आतंकवादी पर नहीं चली। अरे तुम लोगों ने तो उस मासूम लड़की को भी नहीं बख्शा। मासूम नहीं थी सर वो। ये फिल्म माता पिता की देखरेख के महत्व के बारे में एक मजबूत संदेश देती है। फिल्म यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ लोगों को जोड़ती है। अगर जान बचानी है तो गाड़ी से बाहर निकलो। हमारे साथ फिल्म द रियल एनकाउंटर की टीम मौजूद है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अब तो इतने साल हो गए काम करते करते, तो हर फिल्म का एक्सपीरियंस अच्छा ही हो गया। और ये फिल्म जो है हमारे साबिर शेख साहब हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है।
और बहुत अच्छी है, मतलब रियलिटी पे बेस्ड है, लेकिन फिल्म में अपना रंग है। सिर्फ उसमें से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया है और कोशिश की है कि इसमें मैसेज दिया जाए। इसमें ख़ास मैसेज ये है कि पुलिस वालों को, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जब एनकाउंटर करते हैं तो उसके बाद वो आंसरेबल होते हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है। सिस्टम जो है वो उनको छोड़ता नहीं है, तो और सिस्टम मजबूर है ह्यूमन राइट और पब्लिक लिटिगेशन इस सब के हाथों। तो पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब आप कोई एक्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को जी रहे होते हैं, तो एक तरह से उस कैरेक्टर में जब आप डूबे तो आपने क्या महसूस किया कि जब पुलिस से ये सवाल होते हैं तो उसके लिए क्या पुलिस पहले से तैयार होती है? क्या एनकाउंटर करने से पहले भी ये सारी बातें उनके मन में आती हैं? बिल्कुल आती हैं। एक एक बुलेट का हिसाब देना पड़ता है पुलिस को। ऐसा नहीं है कि भाई उनको, गवर्नमेंट को मैंने कहा आंसरेबल है और उनको पता होना चाहिए कि भाई कैसे, क्यों हुआ, रीज़न क्या था, क्या उसमें प्रेशर भी कई बार होता है कि भाई, तो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। हमको लगता है कि भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो वो भी एक तरह से इसमें फिल्म में दर्शाने की कोशिश की गई है। और भी मैसेज है कि भाई सोशल मीडिया के ज़रिए लोग, लड़कियां, लड़के किन किन से मिलते हैं और कई गलत लोगों से मिल लें तो किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं, कंट्रोवर्सी में फंस जाएं, तो उससे भी बच के रहना ज़रूरी है। तो ये सोशल मैसेज लेके इस फिल्म को बनाया है। समाज में कई बार युवा अपने भविष्य के बारे में उस तरह से नहीं सोच पाते और कई बार बहकावे में आकर और किन्हीं कारणों वश वो आतंकवादी समूहों के संपर्क में भी आ जाते हैं। उसके बाद अंजाम क्या होता है वो उन्हें नहीं पता होता और अंजाम काफ़ी दर्दनाक होता है। आप बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और इस फिल्म में जब आपको अभी देख रही थी तो कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस थे वो बड़े रियल से नज़र आए। किस तरह से ये फिल्म एक मैसेज देती हुई नज़र आती है? किस तरह से युवा पीढ़ी के लिए बहुत बेहतर संदेश हो सकता है? सबसे पहले तो सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक खान। मेरे लिए ये फ़िल्म एक नया एक्सपीरियंस था। जिस तरह से आपने अभी कहा, मैंने ज़्यादातर कॉमेडी फ़िल्म की हैं, लाइट रोल्स किए हुए हैं, बट जब मुझे इसके लिए ऑफ़र आया तो मैं थोड़ी देर के लिए चौंका। मैंने कहा पता नहीं ये यार ये मुझे बोल रहे हो या कहीं नहीं? बोले नहीं सर, हम चाहते हैं कि आप ही करें ये रोल। तो क्योंकि मैंने कहा ये थोड़ा संजीदा रोल है और थोड़ा टेंशन वाला भी है और बड़ा ही मतलब सीरियस टाइप का रोल है ये, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की का चाचा है जिसके माँ बाप नहीं है, वो मैं उसको पालता हूँ, मेरे पास रहती है वो, और मैं ही उसको पाल पोस के बड़ा करता हूँ। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उसको मैंने पाला है, पोसा है, उसको साथ अपने रखा हुआ है और बड़ा ख्याल रखता हूँ मैं। और जब वो अचानक एक दिन अब एक लड़के के साथ आती है और मुझे कहती है कि चाचा मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे मुझे शादी करनी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी असमंजस वाली सिचुएशन हो जाती है कि यार ये जो लड़का है ये कैसा है, इसका ख़ानदान कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा तुम ये कैसे कह सकती हो, इसके बारे में तुम क्या जानती हो? बोले नहीं मैं इसको अच्छी जानता हूँ, हम लोग साथ में पढ़े हैं, ये है वो फलाने का। मैंने कहा पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्कूल या कॉलेज में आप साथ में पढ़ते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है ना। तो और फिर वो बहुत ज़िद करती। यही ये फ़िल्म के में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो हमारे साथ जो होता है ना, कि माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों के प्यार में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि वो हर मांग उसकी पूरी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हर माँ बाप से कि हर बात, हर चीज़, हर मांग पूरी करो अपने बच्चों की, कि वो बच्ची क्या पहनना चाहती है पहनाओ। वो बोलती है मैं ये कपड़े पहनूंगी, पहना दो उसको। वो कहती है कि मैं ये खाना चाहती हूँ, उसको खिला दो। वो मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, वो वहाँ जाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती है, सब कराओ, खूब पढ़ाओ। लेकिन जब शादी का मामला आता है या कुछ ऐसी बात करती है वो लड़की कि मैं किसी से प्यार, तो आप ऐसे ही मत जाने दो। उसको बाकायदा उसका जो है उसकी निगरानी रखो और उसको ये पता करो कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वाकई क्या, कैसा है वो, क्या उसके लायक है या वो अच्छा है, बुरा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर वाले कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका कैसा बैकग्राउंड रखा। जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, जब कोई भी रिश्ता आता है तो हम तो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जैसे मैं अपने घर की अपने रियल बता रहा हूँ, जब ऐसा कुछ होता था, मेरी बहनों की शादी होती थी तो हमारे माँ बाप जो थे, हमारे रिश्ते, हम लोग वहाँ चले जाते थे। हमारे फादर
और सब पता करते थे कि क्या है, लड़का कैसा है, इसके घर वाले कैसे, ये सारी चीज़ें। तो ये होता ही है। और उसके बाद क्या होता है कि ये लालच में आकर और प्यार में आकर के ये ज़िद करती है लड़की और ये उसके साथ शादी कर देता है। और एक वो बहुत बड़ा धोखा होता है, बाद में पता चलता है कि वो लड़का तो बहुत गलत था। अमृत, इतने सारे एनकाउंटर्स, कैसा, कितना थ्रिलिंग था ये शूट करना, और कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे पहले मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। लास्ट 9 साल हो गए मुझे। एंड वर्किंग इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि कल्चर, वर्क एथिक्स बहुत डिफरेंस है। और शूटिंग एनकाउंटर करना सिर्फ एनकाउंटर नहीं दिखाना आता है, इसमें हर एनकाउंटर के पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जो हमारे डायरेक्टर साहब शाबिर भाई ने बहुत अच्छे से दिखाया है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया हम लोग मार दिए, वो नहीं सर। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है जो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि शाबाज भाई ने भी कहा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ये कैरेक्टर लीड करते करते, एज आई एम प्लेइंग ए ACP रोल, एक पुलिस वाला होना और पुलिस वाले की लाइफ जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। कि हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना कि अरे यार पुलिस वाले के, हम बहुत सारी चीज़ हम लोग बोल देते हैं कभी कभार, लेकिन नहीं, उनकी लाइफ कितनी कठिन है ये फिल्म करने के बाद ही मेरे को मालूम पड़ा। उनके लिए ना तो कोई छुट्टी है ना कुछ है, दिवाली हो, ईद हो, वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। उनके लिए इमोशन कुछ नहीं, कोई बस अपने देश के लिए रक्षा करना, अपने जनता के लिए रक्षा करना, इनके लिए सबसे बड़ी बात वो है। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल, इट्स अ लवली रोल दैट आई एम वेरी लकी कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। और एक पुलिस वाले की नज़र से अगर देखा जाए तो एक रिस्पेक्ट, आई सल्यूट टू ऑल द पुलिस मैन कि डेफिनेटली दे आर वर्किंग फॉर अस और हमारी रक्षा भी कर रहे हैं वो। शहबाज जी, वैसे तो फिल्में समाज का आईना होती हैं और हमेशा ही सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे कहीं ना कहीं फिर भी अनछुए रह जाते हैं। ऐसे रियल मुद्दे जिनसे समाज को इतना बड़ा संदेश मिलता हो, कितना ज़रूरी है इस समय उठाया जाना? हमारी आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, पहले तो एंटरटेनमेंट फिल्में बनती थी, बाद हंस रहे, बोल रहे, गा रहे, ये सब वो एक अलग जॉनर था। अब जो फिल्में बन रही हैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स उठा के फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से एक अवेयरनेस क्रिएट होती है समाज में। पसंद भी आती है? डेफिनेटली पसंद आती हैं, क्योंकि दर्शक समाज की सच्चाई देखना चाहता है और कोशिश करते हैं फिल्म वाले के हर तरह के टॉपिक को उठा के फिल्म बनाई जाए और उसको थोड़ा एंटरटेनिंग करके लोगों के सामने पेश किया जाए। सर, आपने अभी तक हास्य रोल बहुत किए हैं, लोगों को बहुत गुदगुदाया है, तो कैसे स्विच किया आपने हास्य से एकदम इस तरह के रोल में? ये साबिर साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, ये इतने मतलब सीरियस हैं, इतना मुझे कन्विंस भी कर डाला इन्होंने कि नहीं भाई ये रोल तो आपको करना है। और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और एज एन एक्टर मैं समझता हूँ कि इट इज़ चैलेंज टू डिफरेंट द रोल, है ना, अलग अलग रोल करना एक थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। मैंने कहा चलो एक करके देखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर लाइट रोल देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है इंडस्ट्री में कि जो फिल्म आपकी हिट होती है, मेरी एक फिल्म आई थी बहुत पहले 93 में, 93 फिल्म का उसका नाम था हमें राही प्यार के। फिर एक फिल्म आई थी आशिकी, ये क्रांतिवीर, और ये सारी फिल्में ना, वेलकम वगैरह, अब ये सारी फिल्मों में एक और एक 11 और जोड़ी नंबर 1 डेविड धवन की, ये सारी फिल्में सब में मैंने जो है ना कॉमेडी रोल किया, सब में लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अभी क्या होता है कि वो हर कोई मुझे कॉमेडी रोल दे देता है, तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा चेंज करो तो। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो एक्टर की फिल्में और पसंद करते हैं ना लोग, जो जिसमें ज़्यादा हो जाती है, हिट हो जाती है, तो वो फिर वही रोल मिलता है उसी तरह का। लेकिन आपने हंसने के साथ अब आपने जो रुलाया है वो सच में रुला दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि लोग इस फिल्म को पसंद करें, क्योंकि इसमें बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ ये फिल्म बनी है। और इसमें डायरेक्टर हमारे साबिर शेख साहब का, उनका बहुत बड़ा हाथ है, प्रोड्यूसर का है हमारे बालकृष्ण जी जो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए शाहबाज हमारे दोस्त हैं, एहसान भाई भी हैं, वो आ नहीं पाए, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। रज़ा मुराद साहब भी हैं, हाँ जी, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से ये युवाओं को संदेश देता है, आपने जो फील किया वो आप यंग जनरेशन को बताइए। एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है फिल्म। तो गुजरात के एक लड़की जो कैसे, एक सिंपल लड़की ट्रैप में फंसते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं, इसी के ऊपर है ये फिल्म। और मुझे बहुत अच्छा लगा
साबित सर ने मुझे मौका दिया। ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, तो आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगेगा ये फिल्म। काफ़ी काम किया है, अब तो 30-32 साल हो गए। टीपू सुल्तान से चंद्रकांता, ये वो बहुत किया, फिल्में बहुत 100-150 फिल्में की हैं। तो हर दिन एक नया एक्सपीरियंस ही है। कलाकार जो होता है, मैं समझता हूँ कि ये खुदा का एक तरह से प्रताप होता है, एक ब्लेसिंग होती है जो इंसान कलाकार बनता है। और मुझे मेरे तो हर लाइफ का हर दिन एज एन एक्टर एक नया एक्सपीरियंस ही रहा है। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है, नए लोगों से मुलाकात होती रहती है और इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सर एक चीज़ और है कि जिस तरह से अब ओटीटी का दौर है और काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स भी अपनी फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सिनेमा है, जो बड़ा स्क्रीन का सिनेमा है, तो उसको आप कहाँ देखते हैं? क्या ओटीटी उसकी जगह ले रहा है? नहीं, सिनेमा की जगह कोई ले नहीं सकता है। वो अब कोविड के बाद लोगों का सिनेमा हॉल में जाना शुरू हुआ है। सिंघम चल रही है, ये चली, हम भूल भुलैया 3 भी चली। अब धीरे धीरे फिल्में चलेंगी और ओटीटी एक अलग जॉनर है, एक अलग घर बैठे एंटरटेनमेंट। क्योंकि पैंडेमिक में ओटीटी ने ही हमको एंटरटेन रखा, हमको बचाया। अदरवाइज सब पागल हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। तो ओटीटी भी रहेगा और मोबाइल फ़ोन तो है ही, मिनी सीरीज़ हैं, टेलीविज़न है, बहुत कुछ है। तो ये जो ओटीटी है, मोबाइल फ़ोन है, इतना सारा कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, इसे आप चैलेंज नहीं मानते हैं बल्कि एक अवसर मानते हैं? इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। चैलेंज तो नहीं है, अभी एक दूसरे से अगर लड़ते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, यू नो। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये कहता हूँ कि इसको टेक इट एज ए चैलेंज। और हो भी रहा है कि हर मीडियम के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग चीज़ें बन रही हैं। फिल्में अलग बनती हैं, फिल्मों में ज़्यादा एंटरटेनमेंट और ज़्यादा ये गाने वाने और म्यूज़िक और बैकग्राउंड और जंप वम्प स्टंट्स वगैरह फिल्मों में ये होता है। और ओटीटी में ज़्यादा स्टोरी बेस्ड हैं, डार्क होती हैं, वो थ्रिलर्स वो है, मिनी सीरीज़ कॉमेडी हैं। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही हैं। आने वाले समय में इस फ़िल्म से अलग कुछ और फ़िल्में आपकी कुछ पाइपलाइन में हैं? काम चलता रहेगा। अब यहाँ आ गए हैं, खुदा ने यहाँ पे लाया है तो फिर कुछ सोच के ही लाया है। हमारे लिए कुछ ना कुछ मुकर्रर किया ही है, तो हम करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। इतने साल से एंटरटेन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुश्ताक जी, आपकी हाथ से फ़िल्में आगे देखने को मिलेंगी? अब बहुत जल्दी मिलेंगी आपको। अनिल शर्मा की फिल्म आने वाली वनवास, जी हाँ, वो बहुत जल्दी देखेंगे। मेरा ख्याल है दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगी वो। और मेरी अब वेब सीरीज़ भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, नौकरी दहेज की। और बहुत सारी ऐसी हैं को पाइपलाइन में 5-6 फिल्में हैं। चलिए, आप सभी को फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि दूरदर्शन की जो ग्लोरी थी, जब हम टेलीविज़न करते थे, टीपू सुल्तान, चंद्रकांता, वो दूरदर्शन की ग्लोरी वापस आए। हमारी ये बहुत तमन्ना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 20 नवंबर से गोवा में शुरू हो रहा है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी। जी हाँ, एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों का प्रदर्शन आपको इफ्फी के मंच से देखने को मिलेगा, तो कई नई पहलों की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। क्या कुछ होगा इफ्फी में खास, आइए देखते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। पणजी
के फिल्म बाजार के लिए भी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। एनएफडीसी फिल्म बाजार के 18वें संस्करण के को प्रोडक्शन मार्केट के लिए अपने आधिकारिक चयन की घोषणा की है, जिसमें 7 देशों की 21 फीचर फिल्में और 8 वेब सीरीज शामिल हैं। फिल्म बाजार का आयोजन हर साल गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक होने वाले प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ किया जाता है। इस वर्ष फिल्म बाजार 20 से 24 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। इस वर्ष के आधिकारिक चयन में हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, तमिल, मारवाड़ी, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, मराठी, पहाड़ी और कैंटोनीज सहित भाषाओं की समृद्ध पट्टिका प्रदर्शित की गई है। फिल्म बाजार में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और हांगकांग के फिल्म निर्माता, वितरक, फेस्टिवल प्रोग्रामर, फाइनेंसर और बिक्री एजेंटों सहित उद्योग के कई पेशेवरों के सामने अपनी परियोजनाएं पेश करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि और क्या कुछ खास रहा इस हफ्ते सिनेमा की दुनिया में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है 20 नवंबर से और इस बार का इफ्फी और भी शानदार होने जा रहा है और भी यादगार। हमारे साथ है प्रसून जोशी, जो इसका हिस्सा रहे काफी समय से। इस बार कई नई चीजें हम देख रहे हैं इफ्फी 2024 में। किस तरह से आपको लग रहा है कि वो एक ऑडियंसेस के साथ और ज्यादा बेहतर कनेक्ट बना पाएगी? हम प्रयास यही कर रहे हैं और मैं जितना भी अपनी तरह से कर सकता हूं कि युवाओं पर फोकस रहे। और मुझे खुशी है कि हम 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। और हमारे जो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आपने उन्होंने अनाउंस भी किया था अभी ये IICT कि आने वाले दिनों में क्रिएटिव इंस्टीट्यूट IIT की तरह जहाँ पे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को सिखाया जाए, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर का ज्ञान मिले, वो तक अनाउंस कर चुके हैं। तो उनका कमिटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसको लेकर और मुझे लगता है कि इस वर्ष के फिल्म फेस्टिवल में आप वो चीज को परिलक्षित होते देखेंगे। इस बार का इफ्फी और बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। हमारे साथ है फेस्टिवल निर्देशक शेखर कपूर। शेखर जी, आपका इफ्फी के साथ पुराना नाता रहा है, इंटरनेशनल जूरी में भी आप हेड कर चुके हैं। इस बार क्या एक ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि वाकई सिनेगोयर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करने जा रहे हैं? जितने अब नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, फ्यूचर फिल्म मेकर्स ऑफ टुमारो, ये सब एक मेला है फिल्म मेकिंग का। तो ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा को एक भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कहा है। किस तरह से देखते हैं कि ये सॉफ्ट पावर आज भारत के युवाओं को दुनिया से जोड़ती हुई नजर आती है? हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री सॉफ्ट पावर कह रहे हैं वो सिर्फ सिनेमा को नहीं कह रहे, हमारे पूरे जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी को कह रहे हैं। छोटी फिल्में हैं, अभी तो AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होने वाला है, हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, कितने अच्छे अलग अलग तरीके हैं। अब जो भारतीय अपनी जनता को, स्पेशली यंग पीपल को, दुनिया की सबसे बड़ी टीनेज पॉपुलेशन इंडिया में है, यही लोग तो हमें आगे लेके जाएंगे, यही लोग नई क्रिएटिव इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। नए एडिशंस हैं इस बार, महिला निर्देशकों की बात करें या डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म की बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार इफ्फी 2024? अलग अलग नई चीजें करें और उसके बाद और नई चीजें करें। तो इसी के साथ सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने रिएक्शंस भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत की कुछ और छोटी बड़ी ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।